क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों कुछ लोग जो आपसे कम टैलेंटेड लगते हैं वो आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं, जबकि आपके ब्रिलियंट आइडियाज खामोशी में ही दम तोड़ देते हैं? क्यों आपका बॉस हमेशा उस एक चापलूस सहकर्मी की बात सुनता है? क्यों आपका पार्टनर कभी आपकी बात नहीं समझता? क्यों आप एक साधारण सी बहस भी नहीं जीत पाते, जबकि आप जानते हैं कि आप सही हैं? हम सब एक अदृश्य खेल में जी रहे हैं, एक ऐसा खेल जो हर ऑफिस में, हर घर में और हर बातचीत में खेला जा रहा है। ये प्रभाव का खेल है और हम में से ज्यादातर लोग इस खेल को हार रहे हैं क्योंकि हमें इसके नियम ही नहीं पता। लेकिन इस खेल के नियम सीखे जा सकते हैं। पर्सुएजन यानी मनाने की कला कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे आप सीखकर इस खेल के मास्टर बन सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप उस अदृश्य दिमागी खेल के नियम सीख जाएंगे जो हर कोई खेल रहा है, लेकिन जिसके बारे में सिर्फ 1% लोग जानते हैं। आप फोर्स करना नहीं बल्कि ह्यूमन इंजीनियरिंग करना सीखेंगे। ये ज्ञान किसी प्रोफेसर की थ्योरी की किताब से नहीं आया है। ये ज्ञान आता है पैट्रिक किंग की विश्व प्रसिद्ध किताब पर्सुएजन टैक्टिक्स से। और पैट्रिक किंग कोई एकेडमिक नहीं है, वो एक सोशल इंटरैक्शन स्पेशलिस्ट हैं, एक कोच जो असल दुनिया में असल लोगों के साथ इन तकनीकों का इस्तेमाल करते और सिखाते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड है जो आपको वो दिमागी औजार देगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में जीतना शुरू कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन इंजीनियरिंग शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है उस एक सबसे बड़ी गलती को समझने से जो हम सब करते हैं। जब हम किसी को मनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लॉजिक का, फैक्ट्स का, आंकड़ों का सहारा लेते हैं। हम उनके दिमाग के फ्रंट डोर यानी सामने के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हमारी दलीलें इतनी मजबूत होंगी कि वो दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि ये सबसे बेअसर तरीका है। क्यों? क्योंकि इंसानों का दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, वो भावनाओं से चलता है। सामने का दरवाजा हमेशा बंद रहता है और उस पर एक सख्त गार्ड खड़ा होता है जिसे कहते हैं ईगो। तो एक मास्टर परसुएडर क्या करता है? वो सामने के दरवाजे पर दस्तक देता ही नहीं, वो एक चोर की तरह दिमाग के साइकोलॉजिकल बैकडोर को ढूंढता है। वो उन गुप्त अदृश्य रास्तों को खोजता है जो सीधे दिमाग के इमोशनल कंट्रोल रूम तक जाते हैं। जैसा कि किताब कहती है, What do you do if the front door is barricaded? You find your way in through the windows and back door. जब सामने का दरवाजा बंद हो तो आप क्या करते हैं? आप खिड़कियों और पिछले दरवाजे से अपना रास्ता बनाते हैं। तो दिमाग का ये गुप्त दरवाजा, ये साइकोलॉजिकल बैकडोर खोला कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है उस सबसे शक्तिशाली, सबसे आदिम इंसानी ग्लिच से जिसे कहते हैं इमोशनल डेट। तो दिमाग के इस गुप्त दरवाजे पर लगा पहला ताला क्या है? वो है रेसिप्रोसिटी यानी लेन देन का अदृश्य नियम। पैट्रिक किंग हमें एक बहुत ही सरल रोजमर्रा की कहानी सुनाते हैं। उनके लोकल कैफे में एक बरिस्ता है जो कभी कभी बिना किसी वजह के उन्हें एक फ्री क्रॉसॉन दे देती है। ये एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली हरकत है, लेकिन फिर एक दिन वही बरिस्ता उनसे एक चैरिटी के लिए डोनेशन मांगती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, इट वॉज अ नो ब्रेनर। मुझे 1 सेकंड के लिए भी सोचना नहीं पड़ा, मैंने तुरंत डोनेशन दे दिया। क्यों? क्या वो बरिस्ता एक महान सेल्स वुमन थी? नहीं, उसने अनजाने में एक इमोशनल डेट, एक भावनात्मक कर्ज बना दिया था। और यहीं पर इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा हार्डवायर्ड सच छिपा है। हम इंसान कर्ज से नफरत करते हैं। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हमारे दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है, एक खुजली होने लगती है जिसे हम तब तक नहीं मिटा सकते जब तक हम उस एहसान को चुका ना दें। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है। ये हजारों सालों के सामाजिक एवोल्यूशन ने हमारे अंदर कूट कूट कर भर दिया है। और ये है प्रभाव की पहली करेंसी, द करेंसी ऑफ डेट। एक शौकिया इंसान पहले मांगता है और फिर शायद कुछ देता है। एक मास्टर परसुएडर हमेशा पहले देता है। वो ईमानदारी से बिना किसी उम्मीद के मदद करता है, तारीफ करता है या कोई छोटा सा तोहफा देता है। वो जानता है कि हर एक छोटा सा देना सामने वाले के दिमाग में एक भावनात्मक IOU, एक उधार की पर्ची बना रहा है। और एक दिन जब उसे कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी
तो सामने वाला उस कर्ज को चुकाने के लिए लगभग मजबूर महसूस करेगा। लेकिन इस खेल में एक और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म करेंसी है, एक ऐसी करेंसी जो लॉजिक को पूरी तरह से खत्म कर देती है। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं द करेंसी ऑफ लिकेबिलिटी, पसंद किए जाने की करेंसी। किंग हमें अपनी पर्सनल ट्रेनर की जिंदगी की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो सबसे ज्ञानी ट्रेनर नहीं थे, कई दूसरे ट्रेनर्स उनसे ज्यादा जानते थे, लेकिन वो सबसे सफल थे। क्यों? माई क्लाइंट्स नेवर हैड एनी मोटिवेशन प्रॉब्लम्स बिकॉज दे लाइक्ड मी। मेरे क्लाइंट्स को कभी मोटिवेशन की कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि वो मुझे पसंद करते थे। किंग अपने क्लाइंट्स को हंसाते थे, वो उनकी जिंदगी में दिलचस्पी लेते थे। उनका वर्कआउट एक दर्दनाक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार बातचीत के बीच आने वाले छोटे छोटे ब्रेक की तरह लगता था। इस कहानी की गहराई को समझिए। लोग उन लोगों के लिए कुछ भी करेंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं। लाइकेबिलिटी पर्सुएशन का लूब्रिकेंट है। ये वो तेल है जो इंसानी रिश्तों की मशीन को बिना किसी घर्षण के चलाता है। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। वो आपके तर्कों में कमियां नहीं ढूंढता, वो आपके साथ सहमत होना चाहता है, वो आपको खुश करना चाहता है। आपका आधा काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो अब आप दो शक्तिशाली करेंसियां जानते हैं, इमोशनल डेट जो लोगों को आपको चुकाने के लिए मजबूर करती है, और लाइकेबिलिटी जो लोगों को आपको खुश करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये सब बेकार है अगर आप सामने वाले की भाषा ही नहीं बोल रहे। आपको अपने संदेश को, अपनी बात को उनके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बदलना होगा। सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान को स्पेनिश में एक बेहतरीन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जो सिर्फ जापानी समझता है। क्या आपकी बात का कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं। हम हर रोज अनजाने में ठीक यही गलती करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हर कोई दुनिया को उसी तरह देखता है, उसी तरह सोचता है जैसे हम देखते हैं। लेकिन पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। किंग हमें अपनी जवानी की एक कहानी सुनाते हैं जब वो अपने पिता से बात करने की कोशिश करते थे। किंग कहते हैं, मैं एक इमोशनल पर्सनल लेवल पर बात कर रहा था और मेरे पिता वो एक नो नॉनसेंस एनालिटिकल इंसान थे। नतीजा लड़ाई, फ्रस्ट्रेशन और कोई कम्युनिकेशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। और यहीं पर पैट्रिक किंग हमें एक और गुप्त दरवाजा दिखाते हैं। चैप्टर 4 स्पीक पीपल्स लैंग्वेजेस, लोगों की भाषा बोलो। ये कोई विदेशी भाषा सीखने के बारे में नहीं है, ये दिमाग की भाषा सीखने के बारे में है। किताब हमें बताती है कि मोटे तौर पर दुनिया में 4 तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं। ये 4 अलग अलग ब्रेन लैंग्वेजेस हैं, और अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा में बात करनी होगी। पहली भाषा है एनालिटिकल। ये गिव मी द नंबर्स वाले लोग हैं। इन्हें भावनाएं नहीं, फैक्ट्स चाहिए। इन्हें कहानियां नहीं, आंकड़े चाहिए। अगर आप इनसे कहेंगे मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, तो वो आपकी बात को हवा में उड़ा देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे आंकड़े दिखाते हैं कि इस आइडिया से 15% की ग्रोथ होगी, तो वो आपकी बात सुनेंगे। दूसरी भाषा है इंट्यूटिव। ये व्हाट्स द बॉटम लाइन वाले लोग हैं। इन्हें डिटेल्स से नफरत है, इन्हें लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन से बोरियत होती है। वो बस बड़ा पिक्चर, अंतिम निष्कर्ष जानना चाहते हैं। अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाना शुरू करेंगे तो आप उन्हें खो देंगे। आपको सीधे मुद्दे पर आना होगा। तीसरी भाषा है पर्सनल। ये हाउ डज दिस मेक अस फील वाले लोग हैं। इन्हें आंकड़ों से कोई मतलब नहीं, इन्हें इंसानी कनेक्शन चाहिए। ये जानना चाहते हैं कि आपके फैसले का लोगों पर क्या असर होगा। ये कहानियों से, भावनाओं से और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ते हैं। इनसे बात करते वक्त आपको लॉजिक से नहीं बल्कि दिल से बात करनी होगी। और चौथी भाषा है फंक्शनल। ये व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स वाले लोग हैं। इन्हें प्रोसेस, प्लान और डिटेल्स पसंद है। इन्हें यह जानना अच्छा लगता है कि कोई चीज ए से बी तक कैसे पहुंचेगी। अगर आप इन्हें सिर्फ बड़ा पिक्चर देंगे तो उन्हें लगेगा कि आपका प्लान अधूरा और अविश्वसनीय है। इन्हें एक साफ स्टेप बाय स्टेप खाका चाहिए। अब खुद से पूछिए, आप इन चारों में से कौन हैं? और फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप मनाना चाहते हैं। आपका बॉस, आपका पार्टनर,
आपका ग्राहक वो कौन सी भाषा बोलता है। जिस पल आप ये पहचान लेते हैं, आपके हाथ में एक चीट कोड आ जाता है। टू परसुएड एन एनालिटिकल, आंकड़ों का इस्तेमाल करो। टू परसुएड एन इंट्यूटिव, उन्हें विजन दिखाओ। टू परसुएड अ पर्सनल, एक कहानी सुनाओ। टू परसुएड अ फंक्शनल, उन्हें एक प्लान दो। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी बात को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। अब आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अब आप उस भाषा में कहेंगे क्या। अब हम सीखेंगे कि एक ऐसी हकीकत कैसे बनाई जाए, एक ऐसा फ्रेम कैसे बनाया जाए जिसमें आपका विकल्प ही एकमात्र समझदारी भरा विकल्प लगे। अब आप दिमाग की भाषा बोलना जानते हैं, लेकिन एक मास्टर परसुएडर सिर्फ भाषा नहीं बोलता, वो उस भाषा का इस्तेमाल करके एक पूरी नई हकीकत बनाता है। इस कला को कहते हैं फ्रेमिंग। पैट्रिक किंग हमें एक इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल के एक शानदार सीन की याद दिलाते हैं। सीन में एक वेटर एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है जिसका किचन बंद हो चुका है। उसके पास ग्राहक को देने के लिए सिर्फ एक ही डिश है, लेकिन जब ग्राहक मेनू मांगता है तो वेटर क्या करता है? क्या वो कहता है, माफ कीजिए, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बची है? नहीं, वो एक जीनियस का काम करता है। वो उस एक डिश की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देता है। ये आज की हमारी सबसे खास, सबसे अवार्ड विनिंग डिश है, ताजी, रसीली। और फिर वो उन डिशेस के बारे में बताता है जो खत्म हो चुकी हैं, जो असल में कभी थी ही नहीं। और उन्हें वो ऐसे बताता है जैसे वो दुनिया की सबसे बेकार चीजें हों। ओह, वो तो बहुत ही साधारण है, बच्चों को पसंद आती है, बिल्कुल बेस्वाद। नतीजा, ग्राहक खुशी खुशी बड़े उत्साह से उस एक ही बची हुई डिश को ऑर्डर करता है, ये सोचते हुए कि उसने आज दुनिया की सबसे अच्छी चीज चुनी है। उस वेटर ने क्या किया? When you control the frame, you control the reality. जब आप फ्रेम को कंट्रोल करते हैं तो आप हकीकत को कंट्रोल करते हैं। यह है चैप्टर 10, कंस्ट्रक्टिंग अ परसुएसिव फ्रेम। ये परसुएशन का शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे सूक्ष्म औजार है। आपका काम लोगों की सोच को बदलना नहीं है, आपका काम है उस फ्रेम को बदलना जिसके अंदर वो सोच रहे हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ऑप्शन ए गोल्ड वर्सेस ऑप्शन बी लीड। आपका विकल्प सोना है और दूसरा विकल्प सीसा है। तो आप ये फ्रेम बनाते कैसे हैं? कुछ बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक तरीकों से। पहला, स्टैक द इंफॉर्मेशन। जानकारी को अपने हैक में इकट्ठा करो। आप झूठ नहीं बोलते, आप बस सच को एक खास तरीके से पेश करते हैं। अपने ऑप्शन ए के हर एक छोटे से छोटे पॉजिटिव को बड़ा चढ़ाकर बताओ, और उसके नेगेटिव्स, उन्हें या तो नजरअंदाज कर दो या उन्हें ऐसे बताओ जैसे वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वालिटी की कीमत तो होती ही है। और ऑप्शन बी के लिए ठीक इसका उल्टा करो। उसके हर एक छोटे से छोटे नेगेटिव को एक बड़ी तबाही की तरह पेश करो, और उसके पॉजिटिव्स, उन्हें ऐसे बताओ जैसे वो किसी काम के ही नहीं हैं। हाँ, वो सस्ता है, लेकिन आप जानते हैं सस्ती चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। दूसरा तरीका, यूज गॉड टर्म्स एंड डेविल टर्म्स। चैप्टर 8 से। इंसान का दिमाग कुछ शब्दों पर अपने आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है। आपका ऑप्शन ए इन गॉड टर्म्स से भरा होना चाहिए, गारंटीड, पावरफुल, न्यू, ऑनेस्ट, प्रूवन, एक्सक्लूसिव। और आपका ऑप्शन बी इन डेविल टर्म्स से जुड़ा होना चाहिए, रिस्की, कॉमन, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, आउटडेटेड। आप लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहे, आप उन्हें महसूस करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपका विकल्प सुरक्षित और अच्छा महसूस होता है, दूसरा विकल्प खतरनाक और बुरा महसूस होता है। और तीसरा, सबसे जरूरी तरीका, क्रिएट इमोशनल अर्जेंसी। भावनात्मक तात्कालिकता पैदा करो। इंसान का दिमाग लॉस एवर्जन यानी कुछ खोने के डर से बुरी तरह प्रभावित होता है। हम कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के दर्द से डरते हैं। यहां आप स्कैर्सिटी के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ 3 ही सीटें बची हैं, ये दाम कल से बढ़ जाएंगे। अचानक फैसला लेने का दबाव बढ़ जाता है, सोचने का वक्त खत्म हो जाता है, और एक इंसान जो दबाव में होता है वो हमेशा सबसे आसान, सबसे सुरक्षित महसूस होने वाले रास्ते को चुनता है। यानी
आपका ऑप्शन ए। अब आप हकीकत को फ्रेम करना जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप इससे भी ज्यादा चालाक, इससे भी ज्यादा अदृश्य बनना चाहते हैं? क्या हो अगर आप चाहते हैं कि वो विचार, वो फैसला उनके दिमाग में अपने आप पैदा हो, जैसे कि वो उनका अपना था? तो अब आप एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं। आप हकीकत को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अब तक आप जो भी कर रहे हैं वो ओवर्ट पर्सुएजन है, यानी सामने वाले को पता है कि आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक खुली लड़ाई है, लेकिन पर्सुएजन का एक और ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक स्तर है कोवर्ट पर्सुएजन, गुप्त पर्सुएजन। ये वो कला है जहां आप सामने वाले के दिमाग में एक विचार इस तरह डालते हैं कि उसे लगता है कि वो विचार उसका अपना था। पैट्रिक किंग हमें एक बहुत ही गहरा इंसानी सच याद दिलाते हैं। People will die for an idea they believe is their own, but they will resist an idea that is forced upon them. लोग उस विचार के लिए अपनी जान दे देंगे जो उन्हें लगता है कि उनका अपना है, लेकिन वो उस विचार का विरोध करेंगे जो उन पर थोपा गया हो। जब हमें लगता है कि कोई आइडिया हमारा है, तो हमारा ईगो उस आइडिया से जुड़ जाता है। अब उस आइडिया को सही साबित करना हमारी इज्जत का सवाल बन जाता है। तो आप ये करते कैसे हैं? आप किसी के दिमाग में इंसेप्शन की तरह एक आइडिया कैसे प्लांट करते हैं? किताब हमें इसके 3 बहुत ही चालाक अंडर द रेडार तरीके सिखाती है। पहला तरीका, एम्ब्रेस द स्टेटस क्वो। मौजूदा स्थिति को गले लगाओ। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दोस्त एक कार खरीद ले। अगर आप उसे कहेंगे तुम्हें एक कार खरीद लेनी चाहिए, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। नहीं, अभी पैसे नहीं हैं, मुझे जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप ठीक इसका उल्टा करते हैं। आप उसकी बिना कार वाली जिंदगी की जबरदस्त तारीफ करते हैं। यार, तुम्हारी जिंदगी कितनी सरल है। कोई ईएमआई नहीं, कोई पार्किंग की टेंशन नहीं, और तुम जो इतना पैदल चलते हो, इससे सेहत भी अच्छी रहती है। ये तो बहुत बढ़िया है। आप पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ ये कहते हैं, और फिर आप बातों बातों में एक छोटा सा बीज बो देते हैं। हाँ, बस सर्दियों में बस का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, है ना? और काश हम कभी कभी अचानक लॉन्ग ड्राइव पर जा पाते। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी वैसे भी परफेक्ट है। आपने क्या किया? आपने उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया, और फिर आपने चुपके से उसके दिमाग में कार के फायदों की एक फिल्म चला दी, जिसे अब वो खुद पूरा करेगा। वो सोचने लगेगा, हाँ यार, सर्दियों में तो मुश्किल होती है, लॉन्ग ड्राइव पर भी मजा आता। वो आइडिया अब उसका है। दूसरा तरीका, प्ले डम, अनजान बन जाओ। ये एम्ब्रेस द स्टेटस क्वो का एक ज्यादा सीधा वर्जन है। इसमें आप अपनी एक समस्या लेकर सामने वाले के पास जाते हैं। एक ऐसी समस्या जिसका सबसे आसान समाधान वही है जो आप चाहते हैं। यार, मैं ऑफिस के लिए हर रोज लेट हो रहा हूं, बस बहुत टाइम लेती है और पैदल चलने में मेरी कमर में दर्द हो जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कोई आइडिया है? अब आपने उसे प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका में डाल दिया है। उसका दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगेगा। टैक्सी ले सकते हो? नहीं, वो महंगी पड़ेगी। बाइक ले सकते हो? नहीं, वो सुरक्षित नहीं है। और अंत में वो उस एक ही तार्किक समाधान पर पहुंचेगा, तुम्हें एक कार ले लेनी चाहिए। और आप कहते हैं, वाह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। किसका आइडिया? उसका। अब उस आइडिया को सपोर्ट करना, उसे सही साबित करना उसकी जिम्मेदारी है। और तीसरा, सबसे विस्फोटक तरीका, द क्लासिक चैलेंज, रिवर्स साइकोलॉजी। ये तरीका सीधे इंसान के सबसे शक्तिशाली इमोशन, उसके ईगो, पर हमला करता है। पैट्रिक किंग हमें अपनी पियानो टीचर की कहानी सुनाते हैं, जो उसे प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही क्रूर तकनीक का इस्तेमाल करती थी। जब भी किंग थोड़ी सी ढिलाई दिखाते तो वो कहती, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। नतीजा, किंग का स्वाभिमान जाग जाता था। वो घंटों तक दीवानों की तरह प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ उस टीचर को गलत साबित करने के लिए। इसे कहते हैं रिएक्टेंस थ्योरी। जब हमारी आजादी को, हमारी काबिलियत को चुनौती दी जाती है, तो हमारे अंदर एक बाकी जाग जाता है
जो उस चुनौती को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई बेट यू कांट, मैं शर्त लगाता हूं तुम ये नहीं कर सकते। ये दुनिया के सबसे परसुएसिव वाक्यों में से एक है। आर यू श्योर यू कैन अफोर्ड दैट? क्या आप वाकई इसे खरीद सकते हैं? ये एक सेल्समैन की सबसे खतरनाक लाइन है। ये तरीके सूक्ष्म हैं, ये अदृश्य हैं और ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। अब आप लाइट और शैडो दोनों तरीकों से इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, लेकिन इस ज्ञान के साथ एक जिम्मेदारी आती है। हमें इन शक्तिशाली औजारों के सबसे खतरनाक इस्तेमाल को भी समझना होगा। इसलिए नहीं कि हम उनका इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए ताकि हम खुद को उनसे बचा सकें। तो अब आप इंसानी दिमाग के लगभग हर गुप्त दरवाजे की चाबी हासिल कर चुके हैं। आप जानते हैं कि इमोशनल करेंसी कैसे बनाते हैं, दिमाग की भाषा कैसे बोलते हैं, हकीकत को फ्रेम कैसे करते हैं और यहां तक कि चुपके से किसी के दिमाग में एक विचार कैसे डालते हैं। ये एक जबरदस्त शक्ति है और हर बड़ी शक्ति की तरह इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस सफर को पूरा करने के लिए हमें पर्सुएशन के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक पहलू का भी सामना करना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब ये शक्तिशाली औजार गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो वो कितनी तबाही मचा सकते हैं। पैट्रिक किंग हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले लेकिन बहुत ही जरूरी अध्याय की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 18, द एनाटॉमी ऑफ हिटलर्स परसुएशन। ये अध्याय हिटलर की तारीफ करने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये एक नो योर एनिमी गाइड है। ये उन दिमागी हथियारों को उजागर करने के लिए है जिनका इस्तेमाल आज भी हमारे चारों तरफ नेता, विज्ञापनकर्ता और सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। हमें इन्हें सीखना है, इसलिए नहीं कि हम इनका इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए ताकि हम इनके शिकार होने से खुद को बचा सकें। तो वो कौन से खतरनाक मनोवैज्ञानिक औजार थे? पहला हथियार, फॉल्स डिकोटमी, एक झूठा विभाजन। हिटलर ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, काला और सफेद, अच्छा और बुरा। यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो। ये तकनीक विचार विमर्श को, न्यूआंस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये आपको सोचने पर नहीं बल्कि चुनने पर मजबूर करती है। और जब एक विकल्प को देशभक्ति और महानता के रूप में पेश किया जाता है और दूसरे को देशद्रोह और तबाही के रूप में, तो ज्यादातर लोगों के लिए कोई चॉइस बचती ही नहीं है। दूसरा हथियार, क्रिएट इन ग्रुप्स, हम और वो बनाओ। हिटलर ने हम, आर्यन नस्ल और वो बाकी सब, खासकर यहूदी, की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी बनाई। हम महान हैं, पीड़ित हैं, खास हैं। वो खतरनाक हैं, बाहरी हैं, हमारी समस्याओं की जड़ है। ये यूएस वर्सेस देम की मानसिकता इंसान की सबसे आदिम, सबसे गहरी भावनाओं को जगाती है। ये लॉजिक को बंद कर देती है और ट्राइबलिज्म को चालू कर देती है। जब आप एक ग्रुप का हिस्सा महसूस करते हैं तो आप उस ग्रुप के लीडर पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। और तीसरा, सबसे विस्फोटक हथियार, एम्पलीफाई नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं को भड़काओ। इंसान को प्रेरित करने का सबसे तेज तरीका उसे प्यार या उम्मीद देना नहीं है, उसे डर और गुस्सा देना है। हिटलर ने लोगों के दिमाग में लगातार डर और गुस्से का जहर घोला। डर कि वो हमारी महानता को छीन लेंगे, गुस्सा उस अन्याय पर जो हमारे साथ हुआ है। एक डरा हुआ और गुस्से से भरा इंसान सोचने की काबिलियत खो देता है। वो बस एक समाधान चाहता है, एक मसीहा चाहता है जो उसे इस दर्द से बाहर निकाले। और हिटलर ने खुद को उसी मसीहा के रूप में पेश किया। इन तकनीकों को पहचानिए। आज जब आप खबरें देखते हैं, जब आप कोई राजनीतिक भाषण सुनते हैं या जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो इन पैटर्न्स को ढूंढिए। क्या कोई दुनिया को काले और सफेद में बांट रहा है? क्या कोई हम और वो की कहानी बना रहा है? क्या कोई आपके डर और गुस्से को भड़काने की कोशिश कर रहा है? जिस पल आप इन तकनीकों को पहचान लेते हैं, वो आप पर अपनी शक्ति खो देती हैं। आप उस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकल आते हैं। तो चलिए इस दीक्षा के सफर को समाप्त करते हैं। आप एक ऐसे इंसान के रूप में शुरू हुए थे जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता था, एक पॉन। आज आप एक प्लेयर हैं,
आपने इन्फ्लुएंस की करेंसियों को समझा, आपने दिमाग की 4 भाषाओं को सीखा, आपने हकीकत को फ्रेम करने की कला सीखी, आपने चुपके से विचारों को प्लांट करना सीखा और अंत में आपने इस ज्ञान की ताकत और जिम्मेदारी दोनों को समझा। पर्सुएशन कोई जादू नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ है और अब ये समझ आपके पास है। आज आपने पर्सुएशन के छिपे हुए मनोविज्ञान को समझा है। आपने सीखा है कि कैसे लोगों के दिमाग के बैकडोर से इन्फ्लुएंस किया जाए और खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाया जाए। ये बाहरी दुनिया को प्रभावित करने की कला है, लेकिन इन सभी तकनीकों की नींव एक ही चीज पर टिकी है, एक शांत और मजबूत दिमाग। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने अंदर की दुनिया को कैसे जीता जाए और अपने दिमाग को कैसे इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि कोई भी बाहरी प्रभाव आपको आसानी से हिला न सके, तो आपको हमारी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पर बनी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये आपको खुद पर महारत हासिल करने की कला सिखाएगी।